ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कालिदास की पाठ्य पुस्तक मेघदूत। मेघदूत में आज हम नया प्रकरण प्रारंभ करेंगे, उत्तर मेघ। उत्तर मेघ का पहला श्लोक है। छात्रों, इस प्रकार से देखिए। विद्युत्वन्तः ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः संगीताय बृहत्मुर्जाः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोयं मणिमय भुवस्तुङ्गम् अभ्रलिहाग्राः प्रासादास्त्वां तुल्यतुलं यत्र तैः विशेषैः। छात्रों, यहाँ पर महाकवि कालिदास अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अलका की सुंदरता का वर्णन करते हुए यक्ष इस प्रकार से मेघ से कह रहा है कि हे मेघ, अलकापुरी में सुंदर स्त्रियां चित्रों से सजे, संगीत के लिए बजते हुए मृदंग वाले, रत्न जड़ित, भूमि फर्श वाले और अत्यंत ऊंचे शिखर वाले, आकाश को छूने वाले प्रासाद अर्थात महल, बिजली के समान रहने वाले, इंद्रधनुष से युक्त, मधुर एवं गंभीर गर्जन करने वाले, भीतर में जल धारण करने वाले और ऊंचे, तुझ मेघ को देखकर अपनी उन विशेषताओं के कारण तुमसे बराबरी करने में समर्थ हैं। विद्यार्थियों, श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि पूर्व मेघ में मेघ को नायक और अलका को नायिका के रूप में महाकवि कालिदास ने ध्वनित किया है। मेघ गुणवान नायक है, अतः उसके लिए नायिका भी वैसे ही गुणवती होनी चाहिए। कवि ने यक्ष के द्वारा मेघ को बतला दिया है कि अलका अपने प्रांगण में स्थित प्रासादों से तुम्हारी समानता करने में पूर्णतः समर्थ है। तुम उन्हें अपने समान पाकर अवश्य ही आनंदित होगे। जैसे कि उदाहरण दिए हैं, तुम अपनी प्रियतमा बिजली के साथ रहकर उसकी चमक से दमकते हो, वैसे ही वहाँ के प्रासादों में रहने वाली सुंदर जो स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियों के कारण प्रासाद शोभित होते हैं। यदि विद्युत प्रेम करने वाली है तो वहाँ की स्त्रियां भी प्रेम करने वाली है। यह बात यक्ष ने मेघ से कही है। यदि मेघ सतरंगा इंद्रधनुष से शोभायमान है तो वहाँ के प्रासाद भी सतरंगे चित्रों से चित्रित होने के कारण शोभायमान है। यदि मेघ मधुर और गंभीर आवाज़ करता है तो वहाँ संगीत, नृत्य, गीत और वाद्य के लिए मृदंग के मधुर और गंभीर शब्द होते हैं। यदि मेघ अंदर जल भरा है और इसलिए वो कांतिमान है तो मणि खचित रत्नों से वहाँ की भूमि भी जल पूर्ण सी प्रतीत होती है। अर्थात जितना कांतिमान मेघ है उतनी ही वहाँ की भूमि भी शोभायमान है। यदि मेघ ऊंचे आसमान में स्थित है तो गगनचुंबी कैलाश की गोद में स्थित अलका के प्रासादों के शिखर भी उतने ही ऊंचे हैं। विद्यार्थियों, इन प्रासादों के उन गुणों से अन्वित अलका भी नायक मेघ से कम नहीं है। अतः यहाँ पर तुलना मेघ और प्रासादों की गई है और यहाँ तुलना मेघ और अलका की है। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पष्ट प्रतीत होता है। छात्रों, यहाँ मंदाक्रांता छंद है, पूर्णोपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से यहाँ श्लोक में महाकवि कालिदास ने कहा है कि जिस प्रकार से मेघ
उच्चतम उत्कृष्ट गुणों से युक्त है, ठीक उसी प्रकार से अलका भी अत्यंत गुणवती है। अगला श्लोक देखते हैं हम छात्रों। श्लोक संख्या 2। हस्ते लीला कमल मलके बाल कुंदानुविद्धम नीता लोद्र प्रसव रजसा पांडु तामानने श्रीः चूड़ापाशे नवकुर्बकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते च त्वत् उपगमजं यत्र नीपं वधूनाम। देखिए विद्यार्थियों, अगला श्लोक उत्तर मेघ का। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि अलकापुरी में स्त्रियों के हाथ में क्रीड़ा के लिए शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले कमल के पुष्प हैं। उनके केशों में ताजे कुंद पुष्प लगे हुए हैं जो कि हेमंत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। कुंद पुष्पों का गुंफन है। उनके मुख पर शिशिर ऋतु में उत्पन्न होने वाले लोद पुष्पों के पराग से उज्ज्वल धवल शोभा फैल रही है। जूड़ों में वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाले नवीन कुर्बक पुष्प हैं। उनके कान में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले कोमल और सुंदर शिरीष पुष्प हैं। उनकी मांग में वर्षा काल में उत्पन्न होने वाले कदम के पुष्प हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट से किया है। देखिए, तो महाकवि कालिदास ने अलका की कोमल एवं सुंदर रमणियों को पुष्पों के आभरण को धारण करने वाला बताया है। साथ ही वर्षा ऋतु में जाने वाले मेघ वहाँ की स्त्रियों के उन आभूषण पुष्पों को जब देखेगा तो पुष्प अलग अलग ऋतुओं में खिलते हैं, वो सब अलका में सदा उपलब्ध रहते हैं। भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प आते हैं, किंतु अलका में सदैव ही 6 ऋतुएं विराजित रहती है। इसीलिए अलका में सभी प्रकार के पुष्प एक साथ ही देखे जा सकते हैं। जैसा कि महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है कि स्त्रियों के हाथों में लीला कमल है, जो कि कमल शरद ऋतु में खिलते हैं। उनके केशों में अभिनव कुंद पुष्प गुथे हुए हैं और कुंद पुष्प शिशिर का माना जाता है और इसका प्रादुर्भाव हेमंत में भी होता है। यहाँ शिशिर में प्रौढ़ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाकवि कालिदास ने कहा है कि उनके मुखों पर लोद पुष्पों के पराग से धवलता रूपी शोभा फैल गई है। लोद पुष्प जो है वो शिशिर ऋतु में आते हैं छात्रों। उनके केश पाशों में नए कुर्बक के पुष्प हैं। कुर्बक पुष्प वसंत में खिलते हैं और इसके लिए ये प्रसिद्ध भी है कि जब सुंदरियों के पास से होते हैं तो अनेक रंगों में खिलते हैं। उन सुंदर स्त्रियों के कानों में शिरीष पुष्प हैं। शिरीष पुष्प ग्रीष्म में होते हैं और ये सबसे कोमल पुष्प होते हैं और महाकवि कालिदास का अत्यधिक प्रिय पुष्प भी है। उनकी मांग में कदम पुष्प हैं। कदम पुष्प वर्षा ऋतु में होते हैं। तो इस प्रकार से समस्त ऋतुओं में खिलने वाले पुष्प अलका में सर्वदा विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी ऋतुएं हमेशा बनी ही रहती हैं। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और विप्रम श्रृंगार रस है। इस प्रकार से यहाँ महाकवि कालिदास ने अलका का पुष्पों के साथ में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। यत्रोन्मद भ्रमरमुखराः पादपा नित्य पुष्पाः हंस श्रेणिर्चित्ररश्ना नित्य पद्मा नलिन्यः
केकोत्कंठा भवन शिखिनो नित्य भास्वत कलापा नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहत तमो वृत्तिरम्यः प्रदोषः। विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अलका नगरी की स्वाभाविक छटा का वर्णन प्रस्तुत किया है। महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि अलका नगरी में चूँकि समस्त ऋतुएं वहाँ सर्वदा विराजित रहती हैं, प्रकृति जो है वो उन ऋतुओं में होने वाले उत्पादों से निरंतर हरी भरी रहती है, तो इसलिए वहाँ पर जो वृक्ष हैं वो वृक्ष हमेशा ही पुष्पों से लदे हुए रहते हैं। पुष्पों से भरे हुए वृक्ष वहाँ पर उपस्थित हैं, और चूँकि वृक्ष जो पुष्पित हैं तो वृक्षों पर जो मधु के लोभी भ्रमर हैं वो उन पुष्पों से रस को प्राप्त करके उन्मत्त होकर के मधुर गुंजार करते हैं। तो इस प्रकार से जो अलका नगरी है वहाँ पर निरंतर ही भ्रमरों का मधुर गुंजन होता रहता है। और कमलिनी या जो सरोवर हैं, सरोवर समस्त ऋतुओं में कमलों से युक्त बने हुए रहते हैं, अर्थात हेमंत ऋतु में भी सरोवर कमलों से युक्त होने के कारण जो हंस हैं वो अत्यधिक संख्या में एक कतार के रूप में उन कमलों की शोभा से आकर्षित होते हुए वहीं पर दिखाई देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है छात्रों जैसे कि नलिनी रूपी नायिका की करधनी हो। तो हंसों की जो मुखर और वर्तुल पंक्ति है वो नायिका की करधनी के समान प्रतीत होती है। अलका में जो घरों के पालतू जो मोर हैं वो वर्षा के अतिरिक्त भी समस्त कालों में, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में मोर प्रसन्न होकर के अपने पंखों को फैला करके सुंदर नृत्य करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समस्त ऋतुओं में मोर अपने चमकीले पंखों को फैला करके नृत्य करते हैं और मध्य मध्य में अपने कंठ को, अपनी गर्दन को ऊंची करके मधुर वाणी से नृत्य को गीतमय बनाते हैं। अर्थात बीच बीच में वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाए रहते हैं, यानी कूकने के लिए, बोलने के लिए वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाए हुए रहते हैं। वहाँ पर जो रात्रियाँ होती हैं सदैव ही चांदनी के समान होती है, अर्थात कृष्ण पक्ष में भी वहाँ पर चंद्रमा की चांदनी छाई हुई रहती है और इस प्रकार से जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है और समस्त रात्रियाँ चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित रहती हैं। इस तरह से अलका साक्षात स्वर की छटा बिखेरती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और इसके साथ साथ रूपक अलंकार भी, परिसंख्य अलंकार और संसृष्टि अलंकार भी इस श्लोक में हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से छात्रों यहाँ पर श्लोक की व्याख्या पूर्ण होती है। धन्यवाद।